बताइए कि दोनों तरफ से क्या क्या तैयारी है और ये प्रदेश अध्यक्ष वाला क्या मसला है। देखिए, ये जो कल बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक हुई है, इससे साफ है कि बीजेपी अब बिहार के चुनाव से खाली हो गई है और उत्तर प्रदेश में वो फोकस करेगी। जनवरी में 2027 में आचार संहिता लग जाएगी, तो इसका मतलब अगर आप देखिए तो 14 से 15 महीने उत्तर प्रदेश के चुनाव में विधानसभा के बचे हुए हैं और ये दोनों बड़ी पार्टियों के लिए तैयारी का समय है और उस पर लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है। बीजेपी बिहार के चुनाव से आत्ममुग्ध नहीं है, ये उसकी एक समझदार होने का संकेत है। वो पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश में अलग रणनीति से चुनाव लड़ना होगा और अभी से उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया है। दूसरी ओर विपक्ष इस समय एसआईआर में बहुत उलझा हुआ है और मतदाता सूची में पहले जंग लड़नी है उसको नाम डलवाने की, उसके बाद वो आगे चुनाव की तैयारी में लगेगा, कैंडिडेट चयन करेगा, जातीय समीकरण देखेगा, बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी। तो बिहार के चुनाव ने बीजेपी को राहत दी है, आत्मसंतोष दिया है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में नए सिरे से काम करेगी, ये भी संकेत है। और भी जो विपक्ष था उसको उम्मीद थी कि हम अगर बिहार जीत गए तो यूपी में बीजेपी को हरा लेंगे, लेकिन बिहार में जीत हुई नहीं जी। तो अब यूपी को लेकर भी बहुत सारी बातें होने लगी हैं। लेकिन लड़ाई तो साफ है, भाजपा और सपा के बीच होगी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ होंगे, एक तरफ अखिलेश यादव होंगे, बाकी सब इनके अगल बगल होंगे, चाहे वो इनके रिक्शा सवार हो जाए, चाहे वो कुछ छोटे दल उनके साथ सवार हो जाए। हाथी भी कुछ करेगा या घर पे ही बैठेगा? देखिए, हाथी की स्थिति यह है कि वो सत्ता पक्ष के बजाय विपक्ष की पार्टियों से ज्यादा लड़ता है और मायावती इस बात को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनके ऊपर ये बात आरोप लगे थे और मायावती की स्थिति आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक विधायक की है। अब लड़े वो चाहे जितनी सीटों पर, लेकिन उनका वोट बैंक तो लगातार घट रहा है। दलित कभी बीजेपी की तरफ गया, कभी सपा की तरफ गया, तो मायावती के लिए संभावनाएं उत्तर प्रदेश में कोई चमत्कारिक होंगी, इसके कोई आसार नहीं दिखते हैं ब्रजेश जी। लेकिन बीजेपी खाली प्रचार करने में, वोट बनाने में या जातीय समीकरण करने में, ठीक करने में नहीं जुटेगी, वो गठबंधन को तोड़ने में भी जुटेगी। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए यह गठबंधन कायम रह जाए, यह भी बहुत बड़ी चुनौती होगी चुनाव तक जी। दूसरी, कांग्रेस की लालच की वजह से भी यह गठबंधन टिकेगा कि नहीं, इस पर संशय है। क्या मतलब? कांग्रेस एक सेकंड सीटों के मामले में एक लालची पार्टी बनती जा रही है। एक सेकंड वीरेन जी, क्योंकि अरे रुक जाएं एक मिनट, ये क्या आपने बोला? कांग्रेस का क्या? कांग्रेस एक लालची पार्टी है जो सीटें ज्यादा मांगती है। देखिए, जमीन नहीं है इनके पास खाली जबान है। तो ये बहुत साफ है कि जब जमीन नहीं, खाली जबान से काम चला रहे हो और सीट ज्यादा लोगे तो जिसके लोगे शेयरिंग में उसका नुकसान करोगे। गौवा में कहते नहीं कि एक हाथ रसरी 9 हाथ पगहा, तो ये वही वाली पार्टी है। अब मैं कुछ कह नहीं सकता, पांडे जी पहले से नाराज बैठे हुए, आप झगड़ा करा दोगे मेरा उनसे। दोस्त है हमारे। की बात नहीं है, बात यह है कि आप अपनी स्थिति को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। आपके पास 6 लोकसभा सांसद जीत गए, आपके पास पहले एक था, तो अब आप उसी आधार पर कहेंगे कि विधानसभा में सीट शेयरिंग हो, वो आप इनका काम है वो देखें। लेकिन बीजेपी के पास 100 हाथ हैं, कहीं संघ काम करता है, कहीं परिषद काम करती है, कहीं किसान मोर्चा काम करता है, कहीं व्यापारी काम करता है। भाई, गोजर के 2-4 टांग टूट जाए इसको न फर्क नहीं पड़त, गोजर के 100 टांग है। तो जब 100 टांग वालों से आपका मुकाबला है तो जो 2-4 लोग हैं आप उनको एकजुट रहिए, तब आप लड़ पाएंगे। रोहित की पार्टी भी तो एक टांग है। किसकी? रोहित की पार्टी तो इस समय एक नहीं 5 टांग का दावा करती है कि हम तो पूरा पश्चिम अकेले लेके चल रहे हैं। देखिए, इनके पास
केंद्र में अच्छा मंत्रालय मिला, लेकिन यूपी में इनके साथ अच्छा मंत्रालय नहीं है। विज्ञान वाला मंत्री है, लेकिन विज्ञान का कोई काम है नहीं। ये जरूर है कि रोहित अग्रवाल आए दिन फोटो डालते हैं विधानसभा में मंत्री के साथ चाय पीते हुए उनके कमरे में। कौन? विज्ञान प्रौद्योगिकी? है विज्ञान प्रौद्योगिकी? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ, अनिल कुमार के साथ बीजेपी के दो नेता बारी बारी चाय पीते हैं विधानसभा के कमरे में। आरएलडी के दो नेता, उसमें एक रोहित अग्रवाल भी हैं, और इसी में ये लोग संतुष्ट हैं कि एक बार हमको याद है कि चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगी विधानसभा में लगी है। ये उनके जन्मदिन पर माल्यार्पण ये लोग नहीं करने, घुसने नहीं पाए थे विधानसभा में, और यही बीजेपी की सरकार थी। अब सरकार बदल गई, वहीं बैठ के चाय पी रहे हैं, सरकार में शामिल हो गए। अरे तो कब तक संघर्ष करें, थोड़ा ठीक भी है भाई। ये तो गन्ना वाली पार्टी थी, लेकिन चलिए, जहां रस मिलता है वहां पर लोगों को जाना भी चाहिए। ब्रजेश जी, विपक्ष के पास उत्तर प्रदेश में एक बात संतोषजनक है, और वो ये है कि लोकसभा में उसको ज्यादा सीटें मिली है, ज्यादा जीत मिली है। बीजेपी लोकसभा में कम सीटें पाई है, हारी है। इस आधार पर विपक्ष अपनी तैयारी कर सकता है और जनता के बीच अपनी बात रख सकता है। हालांकि आज पाठक जी का भी जो बयान चला, उसमें उन्होंने कहा कि हम फिर बहुमत की सरकार बनाएंगे। अगर लोकसभा के आंकड़ों से देखिएगा तो उनके इस दावे को सच्चाई नहीं माना जाएगा, लेकिन विधानसभा तक अभी मौका है। बीजेपी हो सकता है कि बहुत कुछ बदलाव कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है जी। अखिलेश यादव को बिहार के बाद संभल कर रहना होगा, उनको टिकट वितरण में अच्छे प्रत्याशियों का चयन करना होगा, तभी वो मुकाबला कर पाएंगे। नहीं तो कंक्लूड करें बगल वाले, देखिए उनका गाना पुराना रहा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो अगल बगल के बाहर से वो खुद ना डूब जाएं, ये उनको देखना होगा। वैसे मायावती तो है ही है, खैर जो मदद होगी करेंगी ही। तो जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। अब जनता के लिए एक साहित्य सुनिएगा कि हो चुके अब तो इलेक्शन, बन चुके शासक कई, और 5 सालों तक तो जनता को हाथ मलना चाहिए, और एक ही केवल हमें क्या हर बार लूटा करे, और 5 सालों में तो लुटेरा भी बदलना चाहिए। और राष्ट्रवाद, लोकपाल, सेक्युलरिज्म तो अब पुराने हो गए, अब चुनावों में नए नारे उछलने चाहिए। और काठ की हांडी तो यारों बार कितनी चढ़ चुकी, अब नए हथियार से जनता को छलना चाहिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस